जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लगातार सीयूईटी और बीसीसी एग्जाम पर आधारित एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके इन एग्जाम के साथ साथ स्टेट और सेंट्रल के सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें अपन 2 से लेकर 3 या फिर इससे ज्यादा सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने सही विकल्प चुनिए। यहाँ वैज्ञानिक नाम के बारे में दे रखा है अपने को, और सही विकल्प चुनना है कि किसका, जो इस साइड जो ऑप्शन दे रखा है उसका किसका वैज्ञानिक नाम सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने केला फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, सेकंड है आलू सोलेनम मेलोंजिना, और थर्ड है प्याज एलियम सेटाइवम, और फोर्थ है अनार प्यूनिका ग्रेनेटम। तो बात करें अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन की केला फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ये आपके गलत ऑप्शन हो जाएगा। केला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपके म्यूसा पेराडिसिया का, जो यहाँ पे दे रखा है आपके खजूर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड है आपके आलू सोलेनम मेलेंजिना, तो ये भी आपके बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। सोलेनम मेलेंजिना आपके बैंगन का वैज्ञानिक नाम होता है, ना कि आलू का होता है। आलू का सोलेनम ट्यूबेरोजम होता है। और बात करें अपन प्याज, थर्ड ऑप्शन जो कि है एलियम सेटाइवम, ये भी आपके गलत ऑप्शन हो जाएगा। एलियम सेपा होता है प्याज का वैज्ञानिक नाम, एलियम सेटाइवम होता है आपके लहसुन का वैज्ञानिक नाम। लेकिन आपकी अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन की, यानी अनार प्यूनिका ग्रेनेटम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अनार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपके प्यूनिका ग्रेनेटम होता है, ठीक है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने बेमेल को छाटिए। ये इसके अंदर अपने को ये दे रखा है कि जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो अपन को बेमेल छाटना है कि इनमें से कौन सा बेमेल है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने है नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सेकंड है आईसीआर का अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री, और थर्ड है आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, और फोर्थ है सभी सही है। तो अगर बात करें अपन नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधान अध्यक्ष की बात करें तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर अपन बात करें आईसीआर का अध्यक्ष, तो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, जो कि श्री शिवराज सिंह जी चौहान। तो ये दोनों ही आपके सही है। लेकिन अगर बात करें अपन थर्ड ऑप्शन की, यानी आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक जो डॉक्टर हिमांशु पाठक, ये आपके बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। अभी आपके एमएल जाट को आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एमएल जाट, ठीक है, ये आपके नए जो आईसीआर के डीजी है, तो इन्हें डॉक्टर एमएल जाट को घोषित कर दिया गया है। और डीएआरई के सचिव भी यही है। तो इसे आप याद रखेंगे, आपके करंट के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक कौन है, डॉक्टर एमएल जाट, ठीक है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अपने यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने अंगूर का वास्तविक नाम है, वास्तविक नहीं, वानस्पतिक नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने म्यूसा पेराडिसिया का, सेकंड है जीजीपीएस मोर्सियाना, और थर्ड है वाइटिस वेनिफेरा, और फोर्थ है मेंजिफेरा इंडिका। तो बात करें अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन की, यानी अपने जो म्यूसा पेराडिसिया का, ये आपके केला का वैज्ञानिक नाम होता है। और अगर अपन बात करें जीजीपस मोरिसियाना, तो ये आपके किसका वैज्ञानिक नाम होता है, बेर का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। और वाइटिस वेनिफेरा आपके थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा अंगूर का वैज्ञानिक नाम के लिए। और मेंजिफेरा इंडिका आपके आम का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आपके जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम से, तो वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अपने अमरूद में हस्तबहार में फूल कब आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फरवरी मार्च, सेकंड है जून जुलाई, थर्ड है नवंबर दिसंबर, और फोर्थ है सितंबर अक्टूबर। तो आपने पढ़ा होगा कि अमरूद और अनार के अंदर आपके 3 बहारें पाई जाती है मेन। एक तो होती है आपके अम्बे बहार, एक होती है आपके मर्ग बहार, और एक होती है हस्त बहार, ठीक है। तो जो अम्बे बहार होती है, इसके अंदर फूल आने का समय क्या होता है आपके फरवरी मार्च। और अगर अपन बात करें कि फल आने का समय, वो कौन सा होता है आपके जुलाई सितंबर। और अगर अपन बात करें मर्ग बहार की, तो मर्ग बहार के अंदर आपके फूल आने का समय क्या होता है, जून जुलाई। और अगर अपन बात करें कि जो फल आने का समय क्या होता है आपके नवंबर जनवरी, नवंबर से जनवरी के मध्य, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, लेकिन आप मेन यहाँ देख सकते हैं। और बात करें अपन हस्त बहार की, तो हस्त बहार के अंदर आपके जो फूल आते हैं, फूल कौन से माह में आते हैं आपके, लगभग सितंबर से, सॉरी, सितंबर अक्टूबर माह में, ठीक है। और अगर अपन बात करें फलन की, तो फलन कौन से माह में देखने को मिलता है आपको, फरवरी मार्च में, ठीक है। तो अपने को पूछा था किसका, अपने को शायद पूछा था हस्तबहार के लिए। तो हस्तबहार के अंदर आपके फूल कब आते हैं, सितंबर अक्टूबर माह में आते हैं। और आप ये भी याद रखेंगे, जो अम्बे बहार होती है, इसकी में सबसे कम क्वालिटी के या सबसे खराब क्वालिटी के फ्रूट्स पाए जाते हैं। और जो मर्ग बहार होती है, इसमें ये सर्वश्रेष्ठ होती है, अपने भारत के लिए अच्छी क्वालिटी के फ्रूट आते हैं। और अगर अपन बात करें हस्तबहार की, तो ये आपके मीडियम क्वालिटी के फ्रूट होते हैं इसके अंदर, हस्तबहार के अंदर। तो हस्तबहार
के लिए पूछा था तो सितंबर अक्टूबर, यानी आपके जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने शकरकंद का कुल है। फर्स्ट ऑप्शन है पेपेवेरेसी, सेकंड है जिंजिबिरेसी और थर्ड है मालवेसी और फोर्थ है कन्वोलवुलेसी। तो बात करें अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन यानी पेपेवेरेसी की, तो आपके अफीम का कुल होता है, किसका? अफीम का कुल होता है। और जिंजिबिरेसी आपके हल्दी हो गई, हल्दी अदरक का कुल होता है। ठीक है, और अगर अपन बात करें मालवेसी की, तो आपकी भिंडी का कुल होता है, इसके साथ आपके कपास का भी कुल होता है। और कन्वोलवुलेसी आपके फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा शकरकंद के लिए। आइपोम या बटाटा का कुल कौन सा होता है? आपके कन्वोलवुलेसी होता है। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने ऐसे पोषक तत्व जिन्हें पौधा मृदा से प्राप्त नहीं करता है वह कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है खनिज पोषक तत्व, सेकंड है अखनिज पोषक तत्व, थर्ड है मुख्य पोषक तत्व और फोर्थ है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पोषक तत्व है जिन्हें पोषक तत्व डायरेक्ट वातावरण से ग्रहण करते हैं या जिन्हें अपन को देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो आपके कौन कौन से होते हैं? CHO, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इनके अलावा जो भी आपके जो पोषक तत्व है उन्हें अपन को अप्लाई करना पड़ता है और पौधे मृदा से उन्हें प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पोषक तत्वों को अपन क्या कहते हैं? अखनिज पोषक तत्व कहते हैं। या फिर अपन बात करें संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं आपके ये CHO। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने SSP में कैल्शियम की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 16%, सेकंड है 32% और थर्ड है 19% और फोर्थ है 12%। अब SSP की अगर अपन बात करें सिंगल सुपर फास्फेट की, जिसके अंदर फास्फोरस कितना होता है आपके 16% तक होता है। और अगर अपन बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम कितना होता है 19%। और सल्फर की अगर अपन बात करें तो सल्फर कितना होता है 12%। और मैग्नीशियम की अगर अपन बात करें तो ये लगभग 0.3% तक होता है। ठीक है, ओके, तो अपन को कैल्शियम का पूछा है। कैल्शियम में आपके 19% तक SSP में 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने बीजोपचार हेतु निम्न रसायनों या जैव उर्वरकों को किस क्रम में प्रयोग किया करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने राइजोबियम, फिर कवकनाशी, फिर कीटनाशक यानी RFI या शॉर्ट में दे रखा है आपको राइजोबियम, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड। ठीक है, फिर आपको दे रखा है राइजोबियम, कीटनाशक और कवकनाशक। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी RIF। और थर्ड है कवकनाशी, कीटनाशक और राइजोबियम। और फोर्थ ऑप्शन है अपने कीटनाशक, राइजोबियम और कवकनाशी। तो आप ये याद रखेंगे जो आपके जो बीज उपचार करने का क्रम होता है, जैसे यहाँ पे दलहन फसलों के लिए पूछा है मेनली, तो वो कौन सा होता है आपके FIR, यानी फर्स्ट अपन यूज करेंगे फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम दलहनी फसलों में। और जो अदर क्रॉप्स है उसके अंदर जो भी आपके जैव उर्वरक है उनका उपयोग करेंगे अपन बीजोपचार के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रम में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपके थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड है जयपुर, थर्ड है जोबनेर और फोर्थ है उदयपुर। तो अगर अपन बात करें नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की, तो इसका प्रधान कार्यालय अपन अगर बात करें हेडक्वार्टर, तो वो कहाँ है? आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन अपने प्रसार के जनक है यानी एक्सटेंशन के बारे में पूछा है अपने को यहाँ पे। ये एक्सटेंशन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है JP लिंगस और सेकंड है लिबिक, थर्ड है डोकुचेव और फोर्थ है एडम स्मिथ। तो बात करेंगे अपन JP लिंगस की, तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रसार के या एक्सटेंशन के जनक कौन है? आपके JP लिंगस है। और लेकिन अगर अपन बात करें लिबिक की, तो आपके कृषि रसायन के जनक हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अपन बात करें डोकुचेव की, तो ये आपके मृदा विज्ञान के जनक हो जाएंगे। और एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के ये जनक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने कसकुटा खरपतवार के एक पौधे से औसतन कितने बीज प्राप्त होते हैं? कसकुटा यानी आपको यहाँ पे अमरबेल के लिए पूछा है। ठीक है, कई बार ऐसे नाम से भी डायरेक्ट हिंदी में भी कसकुटा लिखा हुआ आ सकता है, तो आप याद रखेंगे अमरबेल को अपन कसकुटा कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा जो खरपतवार होते हैं उनमें बीज उत्पादन क्षमता जो होती है वो फसलों से अधिक होती है। लेकिन अपने को यहाँ पूछा है कसकुटा की कितनी होती है एक पौधे से जो बीज उत्पादन क्षमता? फर्स्ट ऑप्शन है 1,96,000, सेकंड है 10,000, थर्ड है 72,000 और फोर्थ है 16,000। तो अगर अपन बात करें 1,96,000, तो ये होती है आपके जंगली चौलाई की बीज उत्पादन क्षमता एक पौधे से। ठीक है,
और बात करें अगर अपन 10,000 की, तो लगभग 7 से 10,000 आपके गेहूं की बीज उत्पादन क्षमता होती है। और अगर 72,000 की बात करें अपन, तो ये बथुआ की बीज उत्पादन क्षमता होती है। और 16,000 आपके कस्कुटा या अमरबेल की बीज उत्पादन क्षमता होती है एक पौधे से। ठीक है, तो आपके फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने, रेंजगा की फसल में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरोटॉक्सिन या BOAA, और सेकंड है आपके गोसिफोल, थर्ड है अफ्लाटॉक्सिन, और फोर्थ है सेपोनिन। तो अगर अपन बात करें न्यूरोटॉक्सिन की, तो ये आपके लेथेरस जो दाल होती है उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें गोसिफोल की, तो ये कपास के अंदर पाया जाता है। और अफ्लाटॉक्सिन आपको पता होगा जो मूंगफली के अंदर पाया जाता है। और जो सेपोनिन है आपके रिंच का, टमाटर हो गया, महुआ की खली हो गई, ऐसी क्रॉप्स, या फिर अपन बात करें सफेद मूसली के अंदर भी ये पाया जाता है। तो आपके फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन कौन सी क्रॉप में? आपके रिंज का हो गया, टमाटर हो गया, महुआ हो गया, और सफेद मूसली, इसके अंदर आपके ये सेपोनिन रसायन पाया जाता है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया है? आपके एक्सटेंशन से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर, और थर्ड है अल्बर्ट मेयर, और फोर्थ है डी बेन्योर। तो आपको पता होगा जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है ये कब शुरू किया? ये 1948 के अंदर शुरू किया गया। किसके लिए? कृषि विकास, साथ ही आपके जो ग्रामीण विकास के लिए, या ग्रामीणों के जो रहन सहन है उसमें अगर विकसित करने के लिए ये प्रोजेक्ट अपने चलाया गया था। ठीक है, 1948 के अंदर चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? आपके ये यूपी के अंदर चलाया गया था, इटावा में, और अल्बर्ट मेयर के द्वारा ये चलाया गया था। यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इससे कई बार हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है लगभग, तो आप इसे याद रखेंगे। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने, गेहूं का कैंसर किस रोग को कहते हैं? ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट पैथोलॉजी से ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने लूज स्मट, सेकंड है करनाल बंट, और थर्ड है काली गेरुई, और फोर्थ है मोलिया रोग। तो बात करेंगे अपन लूज स्मट, तो इसका आपके रोगजनक कौन सा होता है? अस्टिलेगो न्यूडा। ठीक है, और बात करें अगर अपन करनाल बंट की, तो करनाल बंट को अपन जो बात करें अगर गेहूं का कैंसर कहते हैं, यानी आपके सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका रोगजनक कौन सा होता है? आपके निवोसिया इंडिगा होता है। और बात करें काली गिरोई की, तो इसे अपन गेहूं का किल्लर रोग कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख सकते हैं। किल्लर रोग पक्षी, ये किससे होता है? आपके पक्षिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई से होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और मोलिया रोग आपको पता है हेटेरोडेरा एविनी के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपके ये पे चारों ऑप्शन की अपन ने चर्चा कर ली है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है चीन, और फोर्थ है रूस। तो अगर अपन बात करें सोयाबीन की, यानी ग्लाइसिन मैक्स की, तो इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? आपके ये होता है आपके चाइना। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान से भी कई बार नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जो भी जितने भी क्रॉप्स है उनके एक लिस्ट बना लीजिए। आप एक तरफ क्रॉप और एक तरफ उसका उत्पत्ति स्थान लिख लीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मकसद अपने यही है कि आपको एक बार उत्पत्ति स्थान याद करने, ये आपको याद होना चाहिए कि मतलब एक बार सभी क्रॉप्स का आप उत्पत्ति स्थान ऊपर ऊपर से देख ले एग्जाम से पहले। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने, निम्न में से अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। फर्स्ट ऑप्शन है अमरबेल या डोडर, सेकंड है लोरेंथस, और थर्ड है स्ट्राइगा, और फोर्थ है ओरोबंकी। तो यहाँ पे अपन एक छोटी सी ट्रिक के बारे में बात करते हैं, CLOS, जिसके अंदर फर्स्ट वाला जो C है इसका मतलब होता है अपने कस्कुटा। अपन ने पहले भी इस ट्रिक पे चर्चा की है, एक बार फिर से कर लेते हैं। और सेकंड L का मतलब आपके लोरेंथस, और O का मतलब है ओरोबंकी, और S का मतलब आपके स्ट्राइगा। ठीक है, जो अपने स्टार्टिंग के दो यानी C और L, ये तो आपके तना परजीवी होते हैं, और जो आगे के दो ये आपके जड़ परजीवी होते हैं। लेकिन इनके अंदर भी जो अर्ध और पूर्ण का कॉन्सेप्ट है, जो आपके C यानी फर्स्ट वाला जो लेटर है उसे आप पूर्ण से याद रखेंगे, जो अगला वाला है उसे अर्ध से याद रखेंगे। यानी कस्कुटा आपके पूर्ण तना परजीवी खरपतवार होता है, लोरेंथस अर्ध तना परजीवी खरपतवार है, और अगर अपन बात करें ओराबंकी, तो ये आपके पूर्ण जो जड़ परजीवी खरपतवार है, और जो स्ट्राइगा है ये अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। तो अपने को यहाँ पे अर्ध जड़ परजीवी के बारे में पूछा है, तो आपके स्ट्राइगा यानी थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने, अलंकार ब्रेक व ली किसकी किस्में है या किस्में है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने सोयाबीन, सेकंड है जौ, थर्ड है मूंगफली, और फोर्थ है अलसी। तो बात करें अगर अपन अलंकार ब्रेक और ली, ये आपके सोयाबीन की किस्में हो जाएगी, यानी आपके फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो कि कौन कौन सी किस्में होती है, आप एक तो याद रखेंगे BL2, जो कि इंपॉर्टेंट किस्म है। इसके अलावा जो RD सीरीज की किस्में होती है, जैसे RD 31 हो गई, ये आपके जो की किस्में होती है। मूंगफली की कौन सी होती है? आपके प्रताप मूंगफली 2 हो गई, इसके अलावा GG2 हो गई, आपके मूंगफली की किस्में। और अलसी की आपके त्रिवेणी जवाहर जैसी किस्में अलसी की किस्में है। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए।
फर्स्ट ऑप्शन में अपने को जानवर दे रखे हैं और सेकंड के अंदर नस्लें दे रखी है, यानी इनको इनकी नस्लों से मिलाना है। तो फर्स्ट है अपने बकरी, बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी लगती है आपको? पूगल, सेकंड है गोमट, थर्ड है सिरोही और फोर्थ है मालवी। तो आपको पता होगा जो सिरोही है ये आपके बकरी की नस्ल है और बहुत ही फेमस नस्ल है। इसके अलावा अगर अपन भेड़ की बात करें तो भेड़ की इनमें से कौन सी नस्ल लगती है आपको? गोमट, मालवी और पूगल से। तो पूगल आपके जो भेड़ की नस्ल हो जाएगी, आपको ये पता होना चाहिए। और गाय की अगर अपन बात करें तो गोमट और मालवी बचा है, तो गाय की आपके मालवी नस्ल होती है, आपने सुना होगा। और जो ऊंट की बच गई यानी आपके ऊंट की गोमट नस्ल हो जाएगी, यानी आपके ए के अंदर थर्ड, और बी की अगर अपन बात करें तो बी में फर्स्ट, और सी के अंदर अगर बात करें तो फोर्थ, और डी के अंदर सेकंड आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अपन यहाँ बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन के अंदर जैसे फर्स्ट में ही थर्ड दे रखा है, यानी आपकी ये चौथा वाला ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसके अंदर थर्ड दे रखा है। लेकिन अपन आगे भी देख लेते हैं, बी के अंदर फर्स्ट, यानी इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है थोड़ी, तो बी को आप ये सही कर लीजिएगा। बी के अंदर फर्स्ट, और सी के अंदर फोर्थ, और डी के अंदर सेकंड आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपके फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने, हंसिया आकार के सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? हंसिया आकार के बारे में पूछा है, यानी सिकल शेप जो हॉर्न होते हैं वो किस में होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अपने सूरती, सेकंड है नीली रावी, और थर्ड है मुर्रा, और फोर्थ है मेहसाणा। यहाँ अपने हंसिया आकार का पूछा है, लेकिन कई बार अगर पूछ ले तलवार शेप के सींग किसके अंदर होते हैं, तो आपके नागपुरी जो नस्ल होती है, कौन सी नस्ल होती है आपके? नागपुरी के अंदर तलवार आकार के सींग पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें हंसिया आकार के सींग, वो किस में पाए जाते हैं? आपके सूरती के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें नीली रावी की कुछ विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो इसे बोल आइज भी इसकी विशेषताएं होती है, यानी इसके अंदर बोल आइज पाई जाती है। आंखों को जो है बोल आइज की संज्ञा दी गई है, और जो इसके पूंछ के जो लास्ट का जो टेल का लास्ट वाला भाग होता है उसके अंदर सफेद बाल पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें मुर्रा की, तो ये सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली और सबसे फेमस नस्ल है मुर्रा भैंस की। और मेहसाणा की अगर अपन बात करें, ये मुर्रा गुणा सूरती के क्रॉस से बनी है। ठीक है, मुर्रा गुना सूरती के क्रॉस से ये बनी है, और इसका सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल होता है भैंस की नस्लों के अंदर। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अभी के लिए चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने, गन्ने में परिपक्वता की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है टीएसएस ज्ञात करके, सेकंड है फेलिंग परीक्षण, और थर्ड है सेट के आधार पर, और फोर्थ है अपने 1 व 2 दोनों। तो अगर अपन बात करें टीएसएस ज्ञात करके, तो टीएसएस ज्ञात करके भी अगर गन्ने में परिपक्वता की जांच की जाती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। और अगर अपन बात करें टीएसएस कितना होना चाहिए, तो टीएसएस होना चाहिए आपके 18 से 20 ब्रिक्स। और अगर अपन बात करें कि टीएसएस ज्ञात किससे किया जाता है, वो आपके रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें फेलिंग परीक्षण, तो इसका भी उपयोग किया जाता है गन्ना में परीक्षण के लिए, वो परिपक्वता की जांच के लिए। और फेलिंग परीक्षण में आपके जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 0.5% से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी आपके फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते अपन आगे। तो दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है, और आप सीयूटी और बीसीसी की तैयारी कर रहे हैं, और आप जो आपके एग्जाम के दिन बहुत कम दिन बचे, आप चाहते हैं कि इन दिनों के अंदर आपको जो बिल्कुल फिक्स नोट्स मिल जाए, यानी बिल्कुल आपके शॉर्ट नोट्स मिल जाए, और जो भी आपकी तैयारी है वो सिस्टमेटिकली हो पाए, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर आपके सीयूटी और बीसीसी के लिए क्रैश कोर्स के नए बैच स्टार्ट हो गए, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में रहने वाले हैं। साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स रहने वाला है। और अगर अपन बात करें कि अगर आप कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलते हैं, तो यदि आप कोर्स से जुड़ते हैं, अब भी अगर आप जुड़ते हैं, तो ऑफलाइन अगर आप आते हैं तो ऑफलाइन क्लासरूम मिलने वाले। लेकिन अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, जिनसे कम दिन बचे, तो आप लाइव बैच परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर घर बैठे लाइव बैच देख सकते हैं। और अगर बात करें जैसे कोर्स कंप्लीट की भी अभी अपन ने बात की कि जैसे कम दिन बचे, तो इनके अंदर कोर्स कंप्लीट भी होना जरूरी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके कोर्स भी कंप्लीट इन दिनों के भीतर ही करवाया जाएगा। और अगर आप किसी कारण से मान लीजिए लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो आप उस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर भी देख सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी आपको 4K पैनल पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको क्या है, रिवाइज करने में आसानी रहेगी। जो एक तो आप नोट्स बना के रिवाइज करेंगे, और एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और डीपीपी और एक्सरसाइज शीट की अगर अपन बात करें, जैसे अपन यहाँ पे पहले भी बात की, अपन जो एमसीक्यू करते हैं, तो इनका उद्देश्य क्या होता है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करते जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो डीपीपी और एक्सरसाइज शीट में भी ऐसा होता है कि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो डीपीपी और एक्सरसाइज शीट भी आपको दी जाएगी यहाँ। और डाउट क्लास और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर भी संस्थान में अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर ऑनलाइन जुड़ता है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है, जिसपे आप अपना डाउट भेज सकते हैं। आपको संस्थान द्वारा 24 से 48 घंटे के भीतर आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। और आपके वीकली माइनर टेस्ट होंगे,
मंथली मेजर टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, जिसके अंदर आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर और कंप्लीट सिलेबस के आधार पर आपके टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस पे भी आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। और आपके एग्जाम तक आपको रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप सीयूटी का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको बीसीसी का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।